नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सेठा एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ। हमारा देश स्वतंत्रता संग्राम के बाद आज फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा देश एक नारों का देश बन गया हो। स्वतंत्रता संग्राम से पहले दिए जाने वाले नारों और अब के नारों में बहुत बड़ा फ़र्क है। उस टाइम के जो नारे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और कुछ हद तक हमारा आज़ादी में बहुत बड़ा रोल भी निभाया था और उन्होंने अपने मकसदों को पूरा भी किया था। एक नारा फिर आया था, जय जवान जय किसान। जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम भारत के अंदर ना हमारी सेना इतनी मजबूत थी, ना हमारे देश के अंदर खाने के लिए अनाज था, लेकिन इस नारे ने एक ऐसी क्रांति ला के दी कि आज हम देखें तो सरकार खुद बोल रही है कि 2023 तक हमारे देश के अंदर अनाज की कोई कमी नहीं है। अभी हमारे पास इतनी क्षमता है। और आज चाइना जो हमारे बॉर्डर पे खड़ा है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो हमारी सीमा में प्रवेश कर पाए। तो इस नारे ने एक क्रांति लेके आया था। लेकिन आजकल पिछले कुछ सालों के अंदर जो नारे आ रहे हैं, उन नारों का अगर संधि विच्छेद करें या उसके पड़ताल तक जाएं तो मालूम पड़ता है कि उनका अर्थ कुछ और ही है। जैसे कि सबसे पहला नारा आया था, अच्छे दिन आएंगे। किसके? बीजेपी के। सबका साथ सबका विकास, लेकिन सिर्फ बीजेपी का विकास हुआ। आप बोलेंगे कैसे? अगर कोई पार्टी इतनी ईमानदार है तो 5 सालों के अंदर इतना भव्य उनके ऑफिस का निर्माण दिल्ली में हुआ। ये पार्टी के नेताओं ने या पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब से पैसा लगा के तो नहीं किया है, कहीं ना कहीं से चंदा आएगा। और चंदा आज की डेट में कोई पैसा आपको और मुझको नहीं देता, तो सरकार को तो बिना मतलब के कोई नहीं देगा। खैर छोड़िए, इन सब बातों से थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद आया था विकास का नारा। विकास आज देश में से गायब हो चुका है, वो नारा आज तक पूरा हुआ नहीं। उससे आगे आज आ चुका है आत्मनिर्भर का नारा, कि हम आत्मनिर्भर बने। अब आत्मनिर्भर बनने से पहले हम कुछ चीज़ों की जांच पड़ताल कर लेते हैं। उसके अंदर ये है कि जो सरकार खुद अपने 50-60 साल पुराने संयंत्र, जिनको नवरत्न कंपनी कहा जाता था, उनको बेचने में लगी हुई है। यह हाल सिर्फ बीजेपी सरकार का नहीं है, कांग्रेस भी इसी धारा पर चल रही थी। मनमोहन सिंह का था, उन्होंने तो हिंदुस्तान जिंक बेच भी दी थी। उसके बाद आईओसी, बीएचएल और ऐसे लंबी फहरिस्त है। भारतीय पोस्ट सेवा, भारतीय विमानन सेवा, ये सभी की बात चल रही है। इन सभी को बेचने की बात की जा रही है। लेकिन जब हमारे देश के अंदर हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब यही बीएचएल हमारे देश के अंदर वेंटिलेटर बनाने के काम आई। रेलवे जिसका निजीकरण करने का कार्य किया जा रहा है, वही रेलवे के अंदर वेंटिलेटर के लिए बोगियाँ बनाई गई। तो अब हमको एक नज़रिया बदलना होगा कि नवरत्न कंपनियों को बेचने की बजाय जो सरकार बोलती है कि हम पूरा देश चला सकते हैं और पूरे देश में एक ईमानदारी का ढांचा चला सकते हैं, वो 8-10 कंपनियां नहीं चला सकती, पूरा देश कैसे चलाएंगी? तो इन बातों के ऊपर कहीं ना कहीं मैं सहमत नहीं हूँ, आप सहमत हो सकते हैं। तो सबसे पहले सरकार को ऐसी स्कीम सोचनी पड़ेगी कि जिससे इन कंपनियों को वापस प्रॉफिट में लाया जाए या इनका बिजनेस मॉडल चेंज किया जाए, ताकि ये कंपनियां जो भारत का अभिमान हुआ करती थी, वापस पटरी पर आ सके। भारत के अंदर पिछले 3 सालों से एक नारा बहुत जोर से गूंज रहा है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। सब ऑनलाइन करें ताकि देश के अंदर काला धन जनरेशन नहीं हो, ईमानदारी के ढांचा आए। उसके बाद अभी नारा है आत्मनिर्भर का नारा, आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने। जो कांग्रेस सरकार 49% एफडीआई ला रही थी, उसका विपक्ष में होते हुए बीजेपी सरकार ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। अब वही रक्षा जैसी में 74% एफडीआई की बात करती है और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर की बात करती है और बोलती है आत्मनिर्भर होने के लिए विदेशी पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? आज अगर हम देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर यूएस की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडियन इंजीनियर चला रहे हैं, लेकिन हमारा खुद का क्या है? आज गूगल फॉरेन का है, फेसबुक फॉरेन का है, ट्विटर फॉरेन का है, व्हाट्सएप फॉरेन का, और जिन मोबाइल पर आप ये सब कुछ कर रहे हैं वो भी फॉरेन का है। तो डिजिटल इंडिया आपका सुरक्षित कैसा? फोन फॉरेन का, आपके मोबाइल में पड़े हुए सारे सॉफ्टवेयर फॉरेन के, आपकी सूचना कभी भी वो चोरी करके कहीं भी कर सकता है।
अगर फेसबुक, गूगल, ट्विटर, व्हाट्सएप ये चाहें तो 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पड़े जितने भी पैसे हैं वो कब किस विदेशी खाते में चले जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है तो सबसे पहले हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे देश का खुद का सर्च इंजन होना जरूरी है। और सर्च इंजन अपने देश का होने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यही सरकार थी जो चाइना में जाके बोला था चाइनीज़ कंपनी आके भारत के अंदर मोबाइल का निर्माण करे। क्यों भाई? जो भारतीय कंपनियां मोबाइल बना रही है उनका प्रोडक्ट मार्केट में बिके, उसके लिए सरकार क्या सहयोग कर सकती है? वो नहीं, चाइना की कंपनी आके बनाए। क्यों? हम मोबाइल भी नहीं बना सकते क्या? दोस्तों आप मानेंगे नहीं, 2 बार मैंने माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोमैक्स का मोबाइल लिया था। मोबाइल की फीचर, गुणवत्ता और में कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ माइक्रोमैक्स का मोबाइल मेरे को इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि इसके सर्विस सेंटर नहीं थी। लेकिन सरकार किसी भी तरीके से उनकी ओर सहायता करती और जो ज़मीन और पैसा विदेशी कंपनियों को दिया उससे बढ़िया कुछ सब्सिडी या कुछ इस तरीके की स्कीम निकाल कर भारत के अंदर लाती तो क्या भारतीय कंपनी नहीं चलती? दूसरी तरफ मैं बोलता हूँ BHL और जैसी इंजीनियरिंग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो आपने बुलेट ट्रेन के ऊपर 100 करोड़ से सर्वे के लिए खर्च किए, वो 100 करोड़ BHL जैसी किसी कंपनी में देती है और वहाँ टैलेंटेड IT इंजीनियर IIT पास आउट को लगती है और बोले ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप ऐसा मोबाइल का निर्माण कीजिए जिसके अंदर सारे फीचर्स चाइना के बेस्ट से बेस्ट मोबाइल जैसे हो, इंडिया की कॉस्ट के अंदर, इंडिया के लोग खरीद सके उस कैपेसिटी के अंदर निर्माण किए। क्या हमारा IT इंजीनियर नहीं कर सकते? सुंदर पिचई भारत के हैं, इस पर हमको बहुत अभिमान होता है। क्यों अभिमान हो? भारत के लिए तो कोई काम नहीं कर रहे। सुंदर पिचई के ऊपर अभिमान तब कीजिए जब हमारी गवर्नमेंट सुंदर पिचई को हिंदुस्तान में लाकर वो भारत के लिए सर्च इंजन बना दे। मुझे आज भी एक केस याद है, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वो विदेश में गए थे, उस समय एक भारतीय डॉक्टर थे जो हार्ट सर्जन थे। उस हार्ट सर्जन को इंडिया में लाने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स अधिनियम में बदलाव किया था। सिर्फ अकेले वो भारतीय थे जिनकी इनकम पर 1 भी रुपया टैक्स नहीं लगता था। उसी के कारण आज देश में इतनी क्रांति आई है कि हर शहर के अंदर एक हार्ट अस्पताल मिल जाता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, लेकिन लोगों को फैसिलिटी तो मिलनी शुरू हुई। अगर वो कदम नहीं उठाया जाता तो मैं बोलता हूँ डिजिटल इंडिया करने से पहले या फिर चाइना का विरोध करने से पहले वही टेक्नोलॉजी खुद भारतीयों द्वारा भारत में डेवलप करनी जरूरी है। और उसके लिए भारतीय सरकार क्या कर सकती है? अब मैं बताऊँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन भारत सरकार का सबसे पहले क्या आएगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा तो बाहर से आएगा। भाई जब आप 50 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल पे कमा कर उसको बोलते पुरानी सरकार के बॉन्ड के और उसके लिए आप दे रहे हो, चलो ठीक है दे रहे। मैं बोलता हूँ सिर्फ 1 रुपया टेक्नोलॉजी के निर्माण में और जोड़ दीजिए। जब हम 50 रुपये दे रहे हैं तो 51 भी दे देंगे। और मैं आपको सर्वे के हिसाब से बताता हूँ कि 97 करोड़ लीटर डीजल और पेट्रोल की खपत पर डे इंडिया के अंदर है। 97 करोड़ लीटर पर डे। अगर 1 साल तक आप 1-1 रुपया हमसे वसूल करते हैं तो आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट होगा। सिर्फ 1 साल के कलेक्शन से आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप प्लस इंडिया के अंदर कई दर्जनों मोबाइल कंपनियां खोल सकते हैं और इन सब से इतना रोजगार मिलेगा कि आपने जो वादा किया था कि मैं 2 करोड़ रोजगार पर ईयर दूंगा, तो शायद आपका 1 साल का टारगेट तो पूरा हो जाएगा। अगर आपने 8-10 मोबाइल कंपनियां खोल दी, एक सर्च इंजन खोल दिया, एक व्हाट्सएप और कुछ ऐसी अदर साइटें जो आ रही है टिकटॉक और टाइप की आपने खोल दी, तो मेरे हिसाब से ये सब टारगेट पूरे हो जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आत्मनिर्भर बनना है तो दूसरों के पैसे पे नहीं और दूसरों की काबिलियत पे नहीं, अपने पैसे और अपनी काबिलियत पे बने, ताकि बाद में भी वो काबिलियत हमारे देश में और पैसा हमारे देश में टिक सके और हमारे लोगों का लाइफ टाइम विकास हो सके। अगर पड़ोसी की औलाद ही हमको निहाल कर देती तो खुद के पूत की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे वर्ड पब्लिकली यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मुहावरा है, लोगों समझ लीजिएगा। अगर इस वीडियो की बातें आपको सही लगी हो